ओके, सो अब बात करें डिमांड एंड रिकवरी की, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। सो 73 बात करता है कि वो आपको डिमांड कर सकता है, एंड 74 भी डिमांड का बात करता है, बट डिफरेंस है कि 73 में देयर इज नो विलफुल मिसस्टेटमेंट और फ्रॉड इन्वॉल्व, बट 74 में विलफुल मिसस्टेटमेंट या फ्रॉड है, राइट। तो जहां फ्रॉड आ जाता है वहां 74 एक्टिवेट हो जाएगा, अदरवाइज 73 एक्टिवेट हो जाएगा। तो दिस टू आर द ओनली सेक्शन थ्रू विच a demand, a, a tax can be determined and demand can be made, demand can be done, right? So demand when made, जहां पर नॉन पेमेंट, शॉर्ट पेमेंट ऑफ टैक्स, एरेनियस रिफंड, रॉन्ग अवेलमेंट और यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी, ये हमने पहले भी पढ़ा, राइट। तो ये चार केस में ही डिमांड या डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स हो सकता है एंड डिमांड ऑफ टैक्स हो सकता है। डिमांड कैसे किया जाएगा? टू सर्व, टू सर्व नॉट इशू, टू सर्व शो कॉज नोटिस, टू शो कॉज व्हाई एसएससी शुड नॉट पे। तो मैं आपको बोलूं, एक शो कॉज नोटिस सर्व कर रहा हूं और आपको बोलूंगा कि व्हाई यू शुड नॉट पे दिस अमाउंट, राइट। तो उस शो कॉज में क्या क्या होना जरूरी है? अमाउंट स्पेसिफाइड इन द नोटिस, इंटरेस्ट अमाउंट, पेनल्टी अमाउंट, तीनों चीज शो कॉज में होना जरूरी है, राइट। सो friends, you will see n number of judgments. We'll discuss also that there is error in show cause notice only, and that have been challenged till Supreme Court level, and judgment हमारे favor में आया हुए हैं. So this drafting of show cause from the department side is really very important thing. So this show cause must have at least three things: amount of tax, interest, and penalty. Okay, time limit क्या है? So time limit to adjudicate and pass the order is 3 years again from the due date of the filing of annual return of financial year. That is 17-18 का ड्यू डेट 31 जनवरी 2020 था, राइट। कुछ कुछ जगह 7 फरवरी 2020 था। सो वहां से 3 साल के अंदर आपको ऑर्डर भी पास कर देना है। 73 या 73 का आपको ऑर्डर भी पास कर देना है। कब तक? 17-18 का पेटे pertaining to 17-18, you have to pass an order maximum by 3 years from the due date of the annual return. और आपको शो कॉज नोटिस कब तक इशू करना है फ्रेंड्स? शो कॉज नोटिस आपको इशू करना है 3 months prior to that, 3 months prior to that ending of 3 years. It means एनुअल रिटर्न का लेट्स से लास्ट डेट था 7 फरवरी 2020, वहां से 3 साल, दैट इज 36 मंथ्स, 7 फरवरी 2023। अब मैं बोल रहा हूं 3 महीने पहले आ जाइए, 3 महीने पहले आ जाइए, दैट इज अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी नहीं, नवंबर। तो 7 नवंबर 2022 तक आपको नोटिस इशू करना पड़ेगा। 7 नवंबर 2022 तक आपको इशू करना पड़ेगा शो कॉज नोटिस। सो 3 महीना पहले आपको एटलीस्ट शो कॉज नोटिस इशू करना पड़ेगा इफ यू वांट टू इशू अ शो कॉज विथ रेस्पेक्ट टू फाइनेंशियल ईयर 17-18। विल टेक एग्जांपल। सो डिमांड फॉर द पीरियड 17-18, यहाँ पर मैंने डेट सेव साइड के लिए 31 जैन डाला है बिकॉज पार्टिसिपेंट्स आर अक्रॉस द कंट्री, अक्रॉस द कंट्री। सो ड्यू डेट ऑफ द फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न 31 जैन 2020। Maximum time limit for issuance of show cause is 3 years, is 33 months. The maximum time limit for issuance of show cause is 33 months from 31st Jan, that is 31st October 2022, and adjudication should be passed within 3 years from 31st January 2020, that is 31st January 2023, right? तो 31 जनवरी 2020 से 3 साल, 31 जनवरी 2023, इसके 3 महीना पहले तक मैं शो कॉज इशू करवा सकता हूं, दैट इज 31 अक्टूबर 2022, राइट फ्रेंड्स। आई गेस दिस इज क्लियर टू ऑल बिकॉज दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। अब लेट्स से 17-18 का आपने मुझे शो कॉज दे दिया। सो आपने मुझे शो कॉज नोटिस दिया, यू इशूड
a show cause notice to me for financial year 17-18 for the same agenda, for the same flaw or mistake. You want to issue a notice for financial year 18-19 also. गवर्नमेंट ने बोला डिपार्टमेंट को कि एक काम करो, तुम वापस कोई नोटिस इशू मत करो, जस्ट इशू अ स्टेटमेंट, just issue a statement of demand and that will solve all the purpose, provided कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं हो. 17-18 का जो चीज है वही 18-19 में तुमको डिमांड करना है, तो तुम एक स्टेटमेंट इशू कर दो, चल जाएगा काम. तो सब्सिक्वेंट पीरियड्स में इशू ऑफ शो कॉज नोटिस, स्टेटमेंट ऑफ डिमांड वुड सफिस. यू डोंट हैव टू इशू अ नोटिस अगेन ऑल टुगेदर फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, राइट. सो अब देखिए क्या होता है. मैं शो कॉज इशू करने के पहले आपको इंटीमेट करता हूँ थ्रू DRC 01 एंड ऑल. एक बार प्रोसीड्यूर में नहीं जाते हैं, एक बार पूरा पिक्चर समझते हैं क्या होता है. सो आई इंटीमेट यू बाय एनी मीन्स, लेट्स से कि सर आपका ना इतना रुपया टैक्स पेबल आ रहा है बिकॉज ऑफ लेट्स से एक्सेस ITC टेकन. सो आपने बोला अच्छा. सो अब मैं बोलता हूँ कि मैं शो कॉज इशू करूंगा. तो अगर आप टैक्स विथ इंटरेस्ट शो कॉज इशू करने के पहले ही पे कर देते हो तो नो शो कॉज टू बी इशूड, नो शो कॉज टू बी इशूड, नो पेनल्टीज टू बी इम्पोज्ड, प्रोसीडिंग्स डीम्ड टू बी कंक्लूडेड, राइट. कोई शो कॉज इशू नहीं होगा, कोई पेनल्टी लगेगा नहीं, एंड इट विल बी डीम्ड कि सब कुछ खत्म हो गया. फॉर द बैलेंस अमाउंट इफ एनी शो कॉज कैन बी इशूड. लेट्स से okay, I will wait for 5 seconds. My video and my voice are not matching, is it? Okay, ma'am, I request as others are saying okay, I request you to just check once, right? So let's continue. ओके, सो अगर आप शो कॉज के पहले पेमेंट करवा देते हो तो आपकी पेनल्टी भी लगेगी नहीं, आपकी शो कॉज भी इशू नहीं होगी, एंड वो प्रीसीडिंग ड्रॉप हो जाएगा. बट आपने लेट्स से 1 लाख पेमेंट करवा दिया, बट वो 1,10,000 रुपया होना चाहिए था, तो वो 10,000 का शो कॉज इशू कर देगा. वो जो रिमेनिंग फिगर है 10,000 रुपया, उसका वो शो कॉज जरूर इशू कर देगा. अगर शो कॉज इशू हो गया और 30 डेज के अंदर आपने पेमेंट कर दी विथ इंटरेस्ट, तब भी आपकी पेनल्टी नहीं पेमेंट होगी, तब भी आपकी पेनल्टी पेमेंट नहीं करनी होगी. अगर आपका ऑर्डर पास हो गया, और अगर आपका ऑर्डर पास हो गया तो आपको टैक्स देना पड़ जाएगा, प्लस इंटरेस्ट देना पड़ जाएगा, प्लस पेनल्टी देना पड़ जाएगा. पेनल्टी विल बी 10% ऑफ द टैक्स और 10,000 विच एवर इज हायर. सो अगर आपका 1 लाख का टैक्स है तो 10,000, ओके. अगर आपका 15 लाख का टैक्स है, 2 लाख का टैक्स है, तो 20,000 रुपया पेनल्टी. और अगर आपका 50,000 रुपया टैक्स है तब भी 10,000 रुपया पेनल्टी, राइट. सो अगेन शो कॉज के पहले हो गया तो शो कॉज भी इशू नहीं करना है आपको, पेनल्टी भी नहीं देना है, सब कुछ ओके, परफेक्ट. शो कॉज के बाद 30 डेज के अंदर पेमेंट कर देते हो तो पेनल्टी नहीं लगेगा और प्रोसीडिंग्स खत्म. अगर शो कॉज हो गया, ऑर्डर आ गया, फिर करते हो, सो जिस दिन भी करते हो उस दिन तक का इंटरेस्ट, टैक्स एंड पेनल्टी 10% ऑफ द टैक्स और 10,000 विच एवर इज हायर. ये 73(5) बोलता है. अब आगे बढ़ते हैं. सॉरी, 73 बोलता है. अब 74 क्या बोलता है? यहां पर भी डिमांड व्हेन मेड, नो पेमेंट, शॉर्ट पेमेंट, erroneous refund, wrong availment of utilization of ITC with intention to evade. इंटेंट था इवेशन का, तो 74 में सबको इश्यू होगा. टाइम लिमिट क्या है यहां ध्यान दीजिए. 17-18 का 31 जनवरी 2020 लेट्स से ड्यू डेट है. वहां से 5 साल, जहां पर इवेशन का इंटेंट नहीं था वहां 3 साल था. यहां इवेशन का इंटेंट है,
इसलिए 5 साल। सो 31 जनवरी 2020 से लेकर 31 जनवरी 2025 के अंदर मुझे ऑर्डर इशू करवाना पड़ेगा। और मुझे नोटिस देने का कब तक लास्ट चांस मिलेगा डिपार्टमेंट को? 6 महीने। दैट इज 31 जुलाई 2024। 6 महीने बिफोर दिस 5 years एंडिंग। सो 17-18 फाइनेंशियल ईयर का अगर 31 जनवरी 2020 ड्यू डेट है, तो वहां से 5 साल तक मुझे ऑर्डर पास करना है। उसके 6 महीने पहले तक ही डिपार्टमेंट शो कॉज इशू कर सकता है। सो अ डिपार्टमेंट कैन नॉट इशू अ शो कॉज pertaining to 1718 post 31st July 2024, post 31st July 2024, right friends? So other provisions, uh, अगर आप वॉलंटरी पेमेंट करते हैं, जैसे आपने वहां हमने डिस्कस किया, वैसे ही 74 में भी है कि अगर हम लोग शो कॉज के पहले ही आगे पेमेंट कर देते हैं तो नो शो कॉज इफ टैक्स प्लस इंटरेस्ट प्लस 15% ऑफ द टैक्स इज पेड एज पेनल्टी एंड इंटीमेटेड। फ्रेंड्स एक सेकेंड, वहां पर तो ये नहीं था। वहां पर तो बोला टैक्स और इंटरेस्ट पे करो बस, ठीक है। यहाँ पर पेनल्टी मैंडेट है। यहाँ पर मिनिमम से मिनिमम शो कॉज इशू करने के पहले भी 15% पेनल्टी मैंडेट है, राइट। बैलेंस इफ एनी उसका शो कॉज इशू करवा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं टैक्स और इंटरेस्ट के साथ 30 डेज के अंदर पेमेंट करूं तो मुझे 25% पेनल्टी पे करना पड़ेगा। सो इफ आई पे टैक्स प्लस इंटरेस्ट प्लस 25% पेनल्टी विद इन 30 डेज, ऑल ओके, शो कॉज वाला चैप्टर ही हम कर देंगे। और अगर मैं 30 डेज के अंदर पेमेंट नहीं करूं, शो कॉज आ गया, ऑर्डर आ गया, मैं कुछ पेमेंट नहीं किया, तो क्या क्या डिमांड बनेगा? टैक्स प्लस इंटरेस्ट प्लस पेनल्टी ऑफ 50% ऑफ द टैक्स और 10,000 विच एवर इज हायर। 50%। तो अगर आपका 2 करोड़ का टैक्स है तो 1 करोड़ रुपया पेनल्टी, राइट। सो फ्रेंड्स ये हो रहा है अभी प्रैक्टिकली, बहुत सारे नोटिस आ रहे हैं 74 में। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। आई विल कंपेयर लेटर ऑन विद द बोथ द चार्ट्स ऑफ 73 एंड 74। ओके, थोड़ी सी एनालिसिस करते हैं शो कॉज नोटिस के बारे में। ये शो कॉज नोटिस रियली फ्रेंड्स इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट। सो वेदर टैक्स कुड बी डिमांडेड विदाउट इश्यू ऑफ शो कॉज। फ्रेंड्स मेरे आंसर्स नहीं पढ़े, बस समझिए मेरे साथ कि आज के दिन में मैं क्या कोई टैक्स आपसे डिमांड कर सकता हूं बिना शो कॉज इश्यू करें? मैं टैक्स क्या, मैं इंटरेस्ट भी डिमांड नहीं कर सकता आपसे बिना शो कॉज इश्यू किए, अगर आप कन्विंस नहीं हो तो। अगर आप कन्विंस नहीं हो तो, राइट। सो जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट मैंने कोट किए, मेटल फॉगिंग्स वर्सेस यूआई एंड जेके सिंथेसिस का भी एक जजमेंट है। सो दिस ऑल आर द लैंडमार्क जजमेंट्स वेयर इट इज लाउडली क्लियरली सेड कि नो डिमांड ऑफ टैक्स कैन बी देयर विदाउट इशुएंस ऑफ शो कॉज नोटिस। आगे बढ़े, whether proceedings could go beyond show cause notice। मैंने शो कॉज दिया आपको 100 रुपया का, पर आपका बुक्स चेक करते करते मुझे 800-900 रुपया दिख गया कि मुझे और डिमांड करने का मौका मिल रहा है, तो कैन आई गिव यू ऑर्डर ऑफ 800-900 रुपीज? आंसर इज नो। एज पर 75(7), demand of duty cannot exceed the duty demanded in the notice, unlike our income tax, right? So Balapur Industries and Toyo Engineering is a judgment जहां पर जो उन्होंने शोकॉज में ड्राफ्ट कर दिया वो उसके ऊपर मांग ही नहीं सकते। तो वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि शोकॉज में जो आ जाए वो हमारा, उसके ऊपर तो डिमांड नहीं हो सकता, राइट। नेक्स्ट, वेदर चेंजेस और मॉडिफिकेशन और कॉरिंडम टू अ शोकॉज नोटिस कैन बी इशूड। क्या शोकॉज में बना दूं तो क्या वो मैं चेंज कर सकता हूं? नेवर, नेवर। अगर मैं शो कॉज दे दूं आपको, आई कैन नेवर एवर मॉडिफाई इट, राइट। पेंगुइन इलेक्ट्रॉनिक्स जजमेंट जहां पर ये डिफाइंड है कि अब मैं आई कैन नॉट रिवाइज और मॉडिफाई अ शो कॉज नोटिस। whether a show cause notice should state specific allegations supported by evidence। Friends, important, very important।
whether a show cause notice should state specific allegations supported by evidence. मैं एक शो कॉज नोटिस देता हूं ओनली बेस्ड ऑन एजम्पशंस कि लेट्स से आपके इंडस्ट्री में सब चोरी कर रहे हैं, सब देयर इज अ लूप होल, एवरीबॉडी इज डूइंग दिस, सो आई हैव अ डाउट, इसलिए आई एम इशूइंग यू अ शो कॉज नोटिस ऑफ 10 lakh rupees. No, not possible, right? So it's again a Supreme Court judgment, Oath Sugar Mills, and it's a very renowned judgment. You should refer this. अभी if you remember friends, बहुत सारे fake invoices के cases आ रहे हैं, right? If required, we can use this. कि बॉस शो कॉज नोटिस में आप एजम्पशन में से बात नहीं कर सकते, यू हैव टू गिव मी एविडेंस. 2A 3B पे जो अगर शो कॉज आता है तो यू कैन ऑलवेज फाइट दैट कि 2A में आया है, 3B में मैं ले रहा हूँ, 2A में नहीं आया है, दिस इज नथिंग ऑफ माई कंट्रोल. यू कैन नॉट पुट you cannot issue a show cause notice only because of a difference of 2A and 3B, right? Because in this case, it is properly defined that a show cause can never be issued on assumptions. Last, when a taxable person dies, whether show cause can be issued to a legal representative. So we will discuss section 93 today. जहां पर डिमांड कंफर्म्ड है ना, वही आप डिमांड कर सकते हो. डेथ के बाद भी डिमांड डिटरमाइन तो चलेगा, पर वो डिमांड कंफर्म्ड होना चाहिए. अगर आप शो कॉज देते हो फिर डिमांड कंफर्म करोगे तो नहीं पॉसिबल है, बिकॉज वो आदमी नहीं रहा, राइट? तो इन द केस ऑफ शबीना अब्राहम, no demand proceedings against legal hire, and again same in the case of Hiren Gandhi, right? We have a query: the demand for payment of interest on GST, whether it is a show cause, how one will come to know it is a show cause or merely a normal notice. So demand for interest could be a show cause if they mention, if what is show cause, so they have to mention that this notice is issued under which section. If this notice is issued under 73 or 74, it is a show cause. It is a show cause. Or you read the language, if they interpret that yes, they will be going to tax us if we are not giving the reply, it's a show cause. So what is show cause? Show cause notice is, give me, let's say I am officer, आप टैक्स पेयर हो, तो मैं आपको एक लेटर दे रहा हूं और पूछ रहा हूं, give me a reason, give me a cause, show me a cause that why should not I increase your liability or why should not I collect this from you. So show cause notice, right? So I am asking you to, आप मेरे संग चले, 79 के बारे में बात नहीं करते हैं, मेरे संग चले, राइट? सो मैं आपको बोल रहा हूं कि यू शुड गिव मी अ रीजन दैट व्हाई शुड नॉट आई डिमांड दिस फ्रॉम यू. दैट इज अ शो कॉज नोटिस. लेट्स नॉट जंप इनटू 79. मैम अभी 73 में, अभी 74 में, दिल्ली बहुत दूर है. संग में चले, संग में चले, है ना? आगे बढ़ू मैं आगे. Okay. This video is buffering. My net is perfect today. My net is perfect today. कल हमारे यहाँ बारिश हुई थी भयंकर वाली, आज नहीं है, right? So ma'am, I would just request to check your connection once. Okay, तो this is a summary chart की जो भी हमने डिस्कस किया है. Okay, so we have mixed reviews today of some technical glitch. मेरे यहाँ तो 90 Mbps है. So I have to continue, I guess. If you are having any issues, I will go a bit slow. Just try, come back, log in again, or just refresh, check your connectivity. Okay, thank you. Okay, so ये एक समरी है जो हमने अभी तक जो भी डिस्कस किया है. So tax, interest and penalties in the first column. Second is action to be taken by the
action to be taken by the taxpayer and action to be taken by the authority. So यहाँ पर मैंने फॉर्म नंबर्स मेंशन किए हैं. आज के दिन में मैं आपको फॉर्म नंबर में कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ बिकॉज कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. इसलिए आई एम ट्राइंग टू फॉर्म इट एज अ स्टोरी रादर देन कंफ्यूजिंग यू विद द फॉर्म नंबर्स, राइट. सो जहां पर आप शो कॉज इशू करने के पहले पेमेंट कर देते हो वॉलंटरली, तो 73 के केस में आपको टैक्स प्लस इंटरेस्ट पे करना है. 74 के केस में आपको टैक्स, इंटरेस्ट और 15% पेनल्टी पेमेंट करना है और ऑफिसर को इंटीमेट कर देना है और ऑफिसर सेटिस्फाई हो जाएगा तो आपको नोटिस इशू कर देगा कि एवरीथिंग इज ओके. जहां 30 डेज ऑफ शो कॉज के बीच अंदर पेमेंट कर देते हो, टैक्स प्लस इंटरेस्ट इन केस ऑफ 73, टैक्स इंटरेस्ट प्लस 25% ऑफ द पेनल्टी इन केस ऑफ 74. सिमिलरली आपको ऑफिसर को इंटीमेट करना है एंड ही विल ड्रॉप ऑल द प्रोसीडिंग्स. जहां पर आप पेमेंट 30 डेज के बाद करते हो, 73 में आपको टैक्स, इंटरेस्ट, 10% ऑफ द पेनल्टी और 10,000 whichever is higher, और 74 के केस में टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी एट द रेट ऑफ 50% ऑफ द टैक्स करना है. एंड अगेन आपको रिप्लाई करना है इन DRC 06 and if the officer finds everything perfect, he will drop the matter, right? So it's a summary what we have discussed till now. Okay, so friends, basics 70 to 74 important I have discussed with you in length, right? So now we are jumping to 75. So 75 is again a very important section because that talks about general provisions relating to the determination of tax. So थोड़ा important है, संग में चलते हैं, right? So these provisions are applicable irrespective of whether or not the notice has invoked the extended period while using the notice, while issuing the notice, notice and are in nature of general provision of demand tax. So ये इसको फर्क नहीं पड़ता कि आपने नोटिस इन्वोक किया या नहीं किया. 73 74 में ये एक जनरल प्रोविजन है ऑफ डिमांड ऑफ टैक्स. कंडीशन देखें, whether service of a notice or an issue of order has been stayed by an order or a court. So एक नोटिस इशू होता या फिर कुछ भी होता, वो एक कोर्ट का ऑर्डर ने स्टे कर दिया, राइट. तो आई कुड बी, लेट्स से हाई कोर्ट ने आपके ऊपर कोई केस कर दिया और हाई कोर्ट ने बोला कि नहीं, अभी मेरा केस चल रहा है और कोई इस पे नोटिस इशू नहीं कर सकता. तो वो केस समझिए 6 महीना चला, राइट. तो जो 73 और 74 में 3 साल एंड 5 इयर्स का रेस्पेक्टिव टाइम फ्रेम था, उसमें वो 6 महीना काउंट नहीं होगा. उसमें वो 6 महीना काउंट नहीं होगा. आप ये नहीं बोल सकते कि भाई मेरे पास तो हाईकोर्ट का केस चल रहा था तो अब तो तुम्हारा टाइम लिमिट खत्म हो गया. नहीं, अगर आपका हाईकोर्ट का 6 महीना केस चल रहा था और हाईकोर्ट के ऑर्डर में लिखा हुआ था कि और कोई केस चल नहीं सकता आपके ऊपर, तो वो 6 महीना और बढ़ जाएगा, राइट. तो वो 3.5 साल या 5.5 साल हो जाएगा, राइट. सेकेंड, when a notice has been issued under clause 74(1) but charges of fraud, suppression or willful statement is not sustainable, then it becomes automatic 73(1). क्या बोल रहा है कि लेट्स से आपको मैंने नोटिस इशू किया 74 में कि बॉस देयर इज अ willful misstatement और फ्रॉड, राइट. आपने मेरी शो कॉज को ही चैलेंज कर दिया. You went to an appellate tribunal or appellate authority and you challenged my show cause altogether and the judgment came in favor of yours. और मुझे इंस्ट्रक्शन मिला कि अभिषेक ये willful misstatement नहीं है, this is merely an omission, तो you cannot continue 74. So इसका मतलब ये नहीं कि मैं क्वैश कर दूंगा, इसका मतलब ये कि मैं 74 से 73 में शिफ्ट हो जाऊंगा. मैं क्वैश नहीं करूंगा. I will not stop the proceeding of demand. I will not stop the proceeding of determination of tax. I will shift from 74 to 73. That's it. That's it. Right? Okay. The order in pursuance of the direction of appellate authority, appellate tribunal or the court shall be issued within 2 years. Sir, 74 का 5 साल का टाइम फ्रेम है, समझे. 74 का 5 साल का टाइम फ्रेम है, राइट. अब आप बोल रहे हो कि 74 अगर मैं 4th ईयर में रन करता हूं और फिर मैं 73 में लाता हूं, मैं नहीं ला सकता. आई कैन नॉट बिकॉज टाइम लिमिट हैव बीन लैप्स्ड. टाइम लिमिट हैज बीन लैप्स्ड. मैं 74 इन्वोक करके 3 में नहीं आ सकता. वेरी गुड क्वेश्चन सर.
सो नेक्स्ट इज, लेट्स से कोई कोर्ट या कोई ट्रिब्यूनल बोलता है कि आपको ऑर्डर पास करके देना है, यू हैव टू डिटरमाइन द टैक्स एंड यू हैव टू डिमांड द ऑर्डर, एंड वो आपको ऑर्डर देना है, तो वो ऑफिसर को 2 साल के अंदर करना पड़ेगा. देयर इज नो लिमिट ऑफ 73 और 74. इट्स अ स्पेशल टाइम लिमिट ऑफ 2 years with the direction of appellate authority or tribunal or court is there, right? Last, very important, opportunity of hearing has to be granted. Has to be granted when requested is received in writing from the person chargeable with the tax or where any adverse decision is proposed to be taken. Friends, to be very practical with you, अभी तक हमने जितने भी सेक्शन 74 का काम किया है, राइट, तो देयर इज नो राइटिंग थिंग विच वी आर गिविंग कि हमें पर्सनल हियरिंग चाहिए आपका, राइट. डिपार्टमेंट का जो जीएसटी पोर्टल है, सो उस पोर्टल में जाके हमें पर्सनल हियरिंग को ऑटोमेटिकली जो नो किया हुआ रहता है बाय डिफॉल्ट, उसको यस करना पड़ता है. Then only they allow us to have a personal hearing. Again, we have two laws. One is GST Act, जो हम लोग पढ़ रहे हैं 16 दिन से, और एक है GST एंड लॉ, जो 3 साल हो गया कोई समझ नहीं पाया आज तक. विद ड्यू रेस्पेक्ट, तो जीएसटी लॉ में ऐसा सिस्टम है कि जो बाय डिफॉल्ट पर्सनल हियरिंग नो किया हुआ है उसको यस करना पड़ता है, तभी पर्सनल हियरिंग अलाउ होता है. और एल्स ऑफिसर टेक दिस एज अ इंटीमेशन कि एसएससी को पर्सनल हियरिंग नहीं चाहिए, ही कैन पास एन ऑर्डर, राइट. तो यहाँ पर जितना भी बोल दे अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग, पर्सनल हियरिंग का वो है, ये है, बट प्रैक्टिकली दूसरा चीज होता है. प्रैक्टिकली पोर्टल में जाके उस बाय डिफॉल्ट नो को हमें यस करना पड़ता है, राइट. सो 75 कंटिन्यूज. इसमें पर्सनल हियरिंग कैन बी adjourned ओनली 3 times, राइट. वो सिर्फ 3 बार ही adjourn कर सकते हैं आप. द relevant facts and basis of the decision shall be set out in the order. Friends, please note, ये बार बार आएगा. इसमें बोला हुआ है जो ऑर्डर आएगा 73 74 का, वो खाली ये ऑर्डर नहीं आ सकता कि ये हुआ. The relevant facts and the basis of the decision shall be set out. It has to be a speaking order. It has to be a speaking order, right? Tax, interest, and penalty shall not be more than what is mentioned in the notice, and the ground shall not be go beyond what is mentioned in the notice. We discussed this. Okay. When the tribunal or the appellate authority modifies the amount, अगर वो amount बढ़ाता है या कम करता है, उसका भी accordingly interest and penalty बढ़ेगा या कम हो जाएगा. Interest shall be payable in all cases where specifically mentioned or not in order. तो 73 74 में जहां भी पेनल्टी लगना है या वो हमने बता दिया कि कहाँ कहाँ पेनल्टी बचोगे, पर इंटरेस्ट से कहीं नहीं बचोगे, राइट. तो 73 74 में इंटरेस्ट जहां लगाना है वो लगेगा लगेगा. The adjudication, friends, just to have a word, हमने एनुअल रिटर्न या 990 भरते वक्त बहुत बार DRC 03 से पेमेंट किया है. So whenever we go and do the payment of DRC with DRC 03, we always go to a drop down और वहाँ बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, 73.5, 74.5, others, annual return, reconciliations. Majority of us have selected 73.5 because वो voluntarily लिखा रहता है. पर 73.5 पढ़े तो उसमें लिखा हुआ है पेमेंट ऑफ टैक्स along with interest. So if you are selecting this option, to my mind, you have to pay with interest. You have to pay with interest, right? So interest is a mandate if you select 73 or 74. Okay, last, the adjudication proceedings shall be deemed to be concluded if the order is not passed within 3 years or 5 years. Friends, important. आपने नोटिस इशू कर दिया पर आपने 3 साल या 5 साल तक ऑर्डर इशू नहीं किया, it is deemed to be passed. कोई ऑर्डर, कोई डिमांड नहीं आपका, right? So again, this is also mentioned there. Okay. So इसमें कुछ नहीं है, इसमें खाली ये बोला गया कि let's say आपने being an officer, आपने मुझे कुछ ऑर्डर दे दिया, आपने मुझे कोई नोटिस दे दिया, या आपने कुछ डिसीजन दे दिया जो मेरे फेवर में है. आपने कुछ कम्युनिकेशन दिया मुझे, उसको मैंने चैलेंज कर दिया एपीलेट अथॉरिटी में. एपीलेट अथॉरिटी ने डिसीजन मेरे फेवर में दे दिया, दैट इज टैक्स पेयर के फेवर में दे दिया, और रेवेन्यू को नुकसान हो गया, डिपार्टमेंट को नुकसान हो गया. तो डिपार्टमेंट अपील में चला गया एपीलेट ट्राइब्यूनल का
सो अपीलेट अथॉरिटी ने डिसीजन लिया जिससे नुकसान हो रहा है ऑफिसर को। ऑफिसर अपीलेट अथॉरिटी के ऑर्डर के अगेंस्ट अपीलेट ट्रिब्यूनल में चला गया फॉर फॉर अपील। जीएसटी ट्रिब्यूनल में बना भी नहीं है। वो अगर ऑर्डर अगेन वो ऑर्डर भी अगर डिपार्टमेंट को नुकसान दे रहा है तो डिपार्टमेंट इस ऑर्डर के अगेंस्ट चला गया हाई कोर्ट। ये ऑर्डर भी अगर डिपार्टमेंट को नुकसान दे रहा है तो ऑफिसर इसके अगेंस्ट चला गया सुप्रीम कोर्ट। सो ये जो वो जा रहा है ना अपील में, ये जो अपील में जा रहा है ना, इसको वो 3 साल और 5 साल से एक्सक्लूड कर दे रहा है। वो बोल रहा है कि बॉस आई वाज ऑलवेज इंटेंडेड टू इशू अ नोटिस अगेंस्ट ऑन यू, I always intended to issue a notice on you, but you went to an appellate authority who passed an order against department. As a department, as a revenue, I don't agree and I will go to appeal. So that going to appeal is an extra time taking process. So this is not to be included in the time frame of or the limitation time of 3 years or 5 years. Right? I guess I made this clear. Okay. Okay, so general provision again, one couple of things more left. If the any amount of self-assessed tax, अब मैं यहाँ हिंट दूंगा आपको, जो आपने क्वेरी पूछा था 79 के बारे में, 79 डिस्कस नहीं कर रहे हैं, अभी 75 में ही है, राइट? सो इफ एनी अमाउंट ऑफ self-assessed tax wholly or partly or interest payable on such tax remains unpaid, interest, tax wholly or partly, then the same shall be recovered under the provision of 79. Then the same shall be recovered under the provision of 79. Bus. Friends, if time permits, last day I will try to accommodate and discuss the case law of Mahadev construction. It's advanced ruling again. But why I want to discuss it, because this clarity will be there. Self-assessed tax होना जरूरी है। अगर आपने खुद सेल्फ असेस किया है तो यू डोंट हैव अ डिस्क्रिपेंसी और डाउट ऑन द अमाउंट पेएबल, राइट? आपने खुद सेल्फ असेस किया है कि आपको 10 लाख रुपया पेमेंट करना है विद इंटरेस्ट। सो अगर आपको इंटरेस्ट अमाउंट में भी डाउट नहीं है और आपको टैक्स अमाउंट में भी डाउट नहीं है, देन आई बीइंग एन ऑफिसर कैन डिमांड दैट थ्रू सेक्शन 79, विल डिस्कस। और अगर डाउट है, अगर सेल्फ असेस नहीं है, अगर डाउट है या फिर सेल्फ असेसमेंट के अकॉर्डिंग 10 रुपए आता है, मेरे अकॉर्डिंग 200 रुपए आता है, तो डिस्क्रिपेंसी है, डाउट है, देन वी कैन नॉट गो टू 79, वी हैव टू कम टू 73 और 74, राइट? तो इसलिए स्पेसिफिकली इसमें बोला गया है कि अगर सेल्फ असेस टैक्स है, डाउट नहीं है, तभी आप 79 में जा सकते हो, राइट? इफ यू कैन नोट दैट दिस इज 75 सबसेक्शन 12, 75 सबसेक्शन 12 जो रेफरेंस दे रहा है सेक्शन 79 का, राइट? लास्ट, वेयर एनी पेनल्टी इज इम्पोज्ड अंडर 73 or 74, no penalty on the same act or omission shall be imposed on the same person under any other provisions, right? So अपने लास्ट में ऑफेंसिव ना पेनल्टी डिस्कस करना चाहेंगे तो वो उसकी प्रोविजन इसको डबल क्रॉस नहीं करेगी, राइट? तो 73 74 का जब पेनल्टी लग रहा है वो लग रहा है। ओके, so just a brief summary of 75 once again. Personally hearing to be granted where SSC makes a specific request or where the proper officer contemplates an adverse decision, right? तो आप खुद चाहो तो पर्सनल हियरिंग के लिए आ सकते हो, या फिर मेरी डिसीजन आपके अगेंस्ट जा रही है तो मैं आपको बोल सकता हूँ कि आप पर्सनल हियरिंग में आना चाहो तो आ जाओ। Can SSC seek adjournment? Yes, 3 times. Order of the officer shall set out facts, shall give basis of the decisions. Interest, whether or not specifically stated in the order, interest on the demand confirmed shall be payable. Where there is modification of the amount by the appellate authority, then interest should be enhanced or reduced accordingly. Where conclusion of the adjudication, when the order is passed or when no order is passed, 3 years or 5 years, whenever the time limit gets over, the conclusion of the adjudication proceedings. Period to be excluded, जहां पर आप अपील फाइल कर रहे हो टू अपीलेट ट्राइब्यूनल और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। प्रोसीडिंग अगेंस्ट को नोटिस, तो ये छोटा सा चीज है कि अगर आपके पास एक नोटिस आया
और उसके समय 2-3 नोटिस और अलग-अलग से आ गए। सो वेयर प्रोसीडिंग अगेंस्ट द मेन नोटिस इज कंक्लूडेड, प्रोसीडिंग अगेंस्ट द को नोटिस इज डीम्ड टू बी कंक्लूडेड। एंड पेनल्टी जो लगा दे 73, 74 और बाद बाकी कोई भी सेक्शन आपको लगा के हटा नहीं सकता ना और लगा सकता है। ओके, सो अगेन जस्ट रिकॉल फ्रेंड्स, हमने ये डिस्कस कर लिया था मिसलेनियस प्रोविजंस में। सेक्शन 169 बोलता है कि मैं नोटिस आपको कैसे भी सर्व कर सकता हूँ, मेल पे, कोरियर से, आपके आपके एडवोकेट या टैक्स प्रैक्टिशनर को, आपके एजेंट को, आपके मैनेजर को, आपको जीएसटी पोर्टल में भिजवा दूंगा, आपको आपके यहाँ फिक्स कर दूंगा, आपके यहाँ गेट में आके चिपका दूंगा, राइट? तो मैं कैसे भी भिजवा सकता हूँ। तो जस्ट रिकॉल वी हैव डिस्कस दिस इन द मिसलेनियस प्रोविजन। तो शो कॉज नोटिस कैसे भी पहुंच सकती है, राइट? सो आई वुड सजेस्ट दैट यस, इट्स अ टाइम दैट वेयर you should have a habit to check the notice and demand section in the GST portal very frequently, right? So tax collected to be remitted. So जो tax कलेक्ट करेंगे वो रेमिट करेंगे। सेक्शन 76 बात करता है इसके बारे में कि गवर्नमेंट बोलता है अगर आपने मेरे नाम से कोई भी पैसा उठाया है तो वो मुझे दो। मेरे नाम से अगर आपने कोई भी पैसा उठाया मार्केट में तो वो आप मुझे दे दो। सो अगर आपने बिल में सीजीएसटी या जीएसटी या आईजीएसटी लिख दिया और आपने टैक्स ले लिया तो यू हैव टू पे दिस टू द गवर्नमेंट इररेस्पेक्टिव यू फाउंड दैट दिस वाज नॉट टैक्सेबल एट ऑल, यू फाउंड दैट द सप्लाई वाज नॉट टैक्सेबल ऑल टुगेदर, पर तब भी आपको टैक्स उसमें क्योंकि आपने गवर्नमेंट के नाम से जमा किया है आपको पे करना पड़ेगा। सो एनी अमाउंट कलेक्टेड representing tax whether or not taxable shall be paid to the government. When same is not deposited, show cause can be issued by the proper officer asking person to deposit a tax so collected with interest and also proposing to impose 100% penalty. 100% penalty. Based on the representation, the proper officer to determine the amount due. Such order shall be passed within 1 year from the date of show cause notice. No time limit to issue a show cause notice. So मुझे कभी भी पता चला कि आपने मेरे नाम पे टैक्स उठाया था और मुझे जमा नहीं किया, सो आई कैन इशू अ शो कॉज नोटिस और विद इन द शो कॉज डेट ऑफ द शो कॉज नोटिस 1 साल में आपको मुझे ऑर्डर मैं आपको इशू करूंगा। अमाउंट पेड शैल बी एडजस्टेड अगेंस्ट द टैक्स पेबल इफ एनी ऑन द स्टेट सप्लाई, बैलेंस शुड बी क्रिएटेड टू द कंज्यूमर वेलफेयर फंड। Person bearing the incidence of such tax could claim refund within 6 months of the date of issue of public notice in this regard, similar to the central excise cases. So friends, मैं क्या बोल रहा हूँ कि let's say मैं आके बोलता हूँ कि सर जो आपका जो इन्होंने टैक्स कलेक्ट करके आपको पेमेंट किया ना, ये मेरे से कलेक्ट किया था। इफ आई कैन प्रूव इट तो आप मुझे रिफंड भी दे सकते हो, राइट? सो कंज्यूमर वेलफेयर फंड में चला जाएगा बाद बाकी पैसा एंड वहां से वो रिफंड जो पर्सन जो टैक्स पे किया था वो ले सकता है। नथिंग दैट इंपॉर्टेंट। सो फ्रेंड्स अब लाइट है, नाउ वी कैन जो भी और है वो इन लाइट सेक्शन से। टैक्स रॉन्गली डिपॉजिटेड विद द सेंटर, सो सीजीएसटी एसजीएसटी की जगह मैंने आईजीएसटी लगा दिया, आईजीएसटी की जगह मैंने सी और एस लगा दिया। इफ यू रिमेंबर मॉडल जीएसटी लॉ जो आया था 8 अगस्त 2016 को और जो नवंबर 2016 में आया था रिवाइज्ड मॉडल जीएसटी लॉ, इनमें ये डिफरेंस था कि मॉडल जीएसटी लॉ में इसमें इंटरेस्ट लग रहा था। विद रिप्रेजेंटेशन इन द रिवाइज्ड मॉडल जीएसटी लॉ दे हैव रिमूव्ड दिस इंटरेस्ट क्लॉज। तो आपने सी और एस पेमेंट कर दिया, आपको आई पे करना था, आप सी और एस रिफंड मांग लो, आई पे कर दो, इंटरेस्ट देने का दरकार नहीं है। यू आर नॉट लायबल टू पे इंटरेस्ट बिकॉज देयर वाज नथिंग रॉन्ग। आपने गलती से गलत हेड में पेमेंट कर दिया, देयर इज नथिंग रॉन्ग, यू कैन प्रोसीड विद दैट, दैट्स इट। 78 क्या बोलता है? When the recovery proceeding could be initiated where amounts confirmed in the order is not paid within 3 months. So क्या हुआ फ्रेंड्स, क्या बोल रहा है कि 73 74 में मैंने शो कॉज इशू कर दिया, मैंने ऑर्डर इशू कर दिया, अब मैं कब तक बैठूं? आप मुझे पेमेंट करो। आई हैव इशूड यू ऑर्डर ऑन लेट्स से 1 जुलाई 2020, मैं 1 अगस्त वेट करूंगा, 1 सितंबर वेट करूंगा, 1 अक्टूबर वेट करूंगा, बस 3 महीने का टाइम है आपके पास कि आपको अपील में जाना सुझाओ और एल्स आई कैन स्टार्ट द प्रोसीडिंग्स ऑफ
रिकवरी, वो अपने बाद में डिस्कस करेंगे। क्या प्रोसीडिंग हो सकती है अपने बाद में डिस्कस करेंगे। बैंक अटैच करना, आपके कस्टमर्स जिससे आप पैसा पाते हो उससे पैसा मंगवाना, आपके प्रॉपर्टीज अटैच करना, आपकी प्रॉपर्टीज बिक्री करना, तो विल डिस्कस, राइट। तो मैं कब से करूंगा ये सब चीज? ऑर्डर के 3 महीने बाद से, ऑर्डर के 3 महीना बाद से, राइट। तो वेयर द अमाउंट कंफर्म इन द ऑर्डर इज नॉट पेड विद इन 3 months ऑफ द डेट ऑफ द सर्विस ऑफ द ऑर्डर, service of the order, not issue of the order, service of the order. For safeguarding the revenue on recording reasons, lesser time frame may be fixed. So अगर मुझे लगता है कि नहीं 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 3 महीने में तो भाग जाओगे इंडिया छोड़ के, यू कैन लीव इंडिया एंड रन अवे, सो उस केसेस में मैं 3 महीने का टाइम को कम भी कर सकता हूँ। आई कैन स्पेसिफाई दैट यू हैव टू पे विद इन 1 month और 15 days और 2 months, वॉट एवर, राइट। नेक्स्ट, अब रिकवरी मोड्स, हाउ कैन आई रिकवर मनी फ्रॉम यू? So deduction from the amounts due to the taxable refund. Let's say मुझे रिफंड भी देना है आपको और मुझे डिमांड भी करना है आपसे, तो मैं रिफंड से एडजस्ट कर लूंगा। Instruct the other specified officer to deduct the dues from the amount which officer is liable to pay to the taxable person. Similar, by detaining or selling goods belonging to the taxable person under his control or under the control of other officer, special officer. लेट्स से मुझे समझ में आया कि आपका कोई माल है जो मेरे और एक ऑफिसर भाई ने कन्फिस्केट करके रखा है, तो मैं बोलूंगा भैया रिलीज मत करो, इसको बिक्री करो, पैसा पैसा उठाओ। by issuing notices to banks, post office, insurance companies, और कस्टमर, आपके कस्टमर जिनसे आप पैसा पाते हो, राइट। In case person to whom notice is issued fails to pay the amount, such person shall deemed to be defaulter. अब defaulter कहलाओगे। Payment to the proper officer would be deemed to be discharge of his liability towards the person liable to pay. So, और भी है in fact, payment to a taxable person by such person even after the receipt of notice, such person is liable to pay to the extent of such amount due. इसका मतलब क्या है? Let's say आपके ऊपर 73-74 का नोटिस आया था, आपने पेमेंट नहीं किया। अब आपके ऑफिसर ने मुझे नोटिस दे दिया कि अभिषेक तुमको मिस्टर एक्स को 10 लाख पेमेंट करना था, एक काम करो तुम उनको 10 लाख पेमेंट मत करो, तुम मेरे को पेमेंट कर दो। मैं बोला यार मिस्टर एक्स बहुत खतरनाक आदमी है, वो तो बोला कि भैया हमको नहीं पता, हम तुमसे पैसा पाता, तुम मेरे को वापस करो। अब डिपार्टमेंट बोल रहा है कि उनको तुम 10 लाख देने वाले हो, वो उनको नहीं मुझे दे दो, तो मैं करूं क्या? मैं डर के गया कि मैं बोला डिपार्टमेंट को छोड़ो, मैं मिस्टर एक्स को दे देता हूं। सो प्रोविजन क्या बोलता है कि क्योंकि मेरे पास नोटिस आ गया था, उसके बावजूद मैंने डिपार्टमेंट को नहीं देके मैंने मिस्टर एक्स को वापस 10 लाख भेज दिया, डिपार्टमेंट विल डिमांड फ्रॉम मी, नाउ आई एम पर्सनली लायबल टू पे 10 लाख रुपीज टू डिपार्टमेंट, राइट। सो ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है। पेमेंट टू द टैक्सेबल पर्सन by such person even after receipt of notice, such person is liable personally to the extent of such amount, right. Seizing a property based on the authorization from competent authority, sale of such property with dues and or the cost of distress and keeping the property is not paid within 30 days of seizure. Send a certificate specifying the amount due to district collector to enable him to recover same as arrears of land revenue. आपका बिल्डिंग, आपका लैंड, फाइल एन एप्लीकेशन अप्रोप्रिएट मजिस्ट्रेट, वी शैल प्रोसीड टू रिकवर एनुअल स्पेसिफाइड अमाउंट स्पेसिफाइड एज इफ इट इज अ फाइन इम्पोज्ड बाय हिम, एंड एसजीएसटी ऑफिसर में रिकवर सीजीएसटी और वाइस वर्सा, तो वो कुछ भी रिकवर कर सकता है। सो फ्रेंड्स, इट इज any extent they can go to collect the payment from you, right? Okay, so क्या मैं जाके बोल सकता हूँ कि मुझे इंस्टॉलमेंट दे दो? यस, प्रोविजन है। सो एन एप्लीकेशन टू द कमिश्नर और चीफ कमिश्नर may allow payment or dues in installments. Reasons to be recorded for granting such facility. Maximum 24 installments can be given. इंटरेस्ट लगेगा, राइट। तो 24 महीने का आप इंस्टॉलमेंट लेते हो मैक्सिमम, तो उसमें इंटरेस्ट लगेगा। सेल्फ असेस टैक्स ड्यू एज पर रिटर्न व्हिच इज नॉट एलिजिबल फॉर इंस्टॉलमेंट। आपने बोला भाई मेरे पास तो इंस्टॉलमेंट का ऑर्डर आ गया है, अगले महीना आपका 10 लाख पेबल आता है क्योंकि आपने माल बेचा, तो आप बोलोगे नहीं नहीं ये 10 लाख भी मैं 24 महीने में दूंगा। नहीं सर, आपको इंस्टॉलमेंट सिर्फ उस डिमांड जो उस ऑर्डर में लिखा हो उसी का मिला है, आपको जो भी लाइबिलिटी आएगी उसका डिमांड नहीं मिला है।
तो लेट्स से आपको 20 लाख जमा करना, आप बोलेंगे 10 लाख ये ले लो, और मतलब 10 लाख इसका मानेंगे और 10 लाख एज इंस्टॉलमेंट मानेंगे, राइट? ऐसा नहीं चलेगा कि इसको बाकी रख देंगे और वो इंस्टॉलमेंट पे कर दोगे, ऐसा नहीं चलेगा। इंपॉर्टेंट, डिफॉल्ट इन वन इंस्टॉलमेंट, इवन वन इंस्टॉलमेंट, balance dues could be covered immediately without further notice. So आपने एक इंस्टॉलमेंट मिस कर दिया, मैं चाहूं तो आपकी सारे इंस्टॉलमेंट हटा दूं और बोलूं कि भैया सारे के सारे पैसे अभी एक बार में दो, राइट? सो दैट्स थिंग। नाउ we will discuss 81 to 84 in next slides. Just to brief this, transfer of property to be void in certain cases. It means, let's say मैंने डिपार्टमेंट ने उस प्रॉपर्टी पे चार्ज बना लिया, बिकॉज आप पैसा नहीं दे पा रहे हो, तो मैंने आपकी प्रॉपर्टी को अपना बना लिया, और आप बदमाशी से उस प्रॉपर्टी को मिस्टर एक्स को बेच के निकल जाते हो, तो वो बिक्री करना इज नॉट वैलिड, इज वॉइड। कुछ एक्सेप्शंस है कि वो एक फेयर मार्केट वैल्यू पे बिक्री हुआ है, देयर वाज ऑलवेज अ इंटेंट की बात चला हुआ था पहले, खाली आप इस चीजों से बचने के लिए आप फटाक से बेच के निकल नहीं रहे हो। If this all this can be proved, then it's exception. So after any amount becoming due under GST provisions, transfer of property with an intent to defraud, such transfer would be void. जो exception ने बात कर लिया। Okay. Tax to be first charge on property. So अपने बात करेंगे IBC का जो चक्कर आया हुआ है, तो they have to be first discharged. And provisional attachment, very very important and unique. We will discuss during the assessment. Non-filers, unregistered person, demand proceedings और search proceedings, हम सब जगह बोल रहे हैं कि आप कुछ भी बिना ऑर्डर के या बिना शो कॉज के नहीं कर सकते, बट जहां आपको लगता है कि नहीं नहीं अगर मैं नहीं करूंगा ना तो ये तो गायब हो जाएगा या ये तो नुकसान हो जाएगा डिपार्टमेंट को, सो मैं प्रोविजनल असेसमेंट कर सकता हूँ, प्रोविजनल अटैचमेंट आई कैन डू इट। तो जो गुजरात हाई कोर्ट जजमेंट प्रणीत हेम देसाई, जहां पर उन्होंने प्रोविजनल अटैचमेंट किया था एंड वो वैलिड था। ओके, एंड कंटिन्यूएशन एंड वैलिडेशन ऑफ सर्टेन रिकवरी प्रोसीडिंग सेक्शन 84, ये कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स, ये है कि अगर आपका डिमांड 100 रुपया था और इंटरेस्ट अकॉर्डिंगली एंड पेनल्टी अकॉर्डिंग था, फ्यूचर में गवर्नमेंट या कोई अपीलेट ट्राइब्यूनल या कोई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट 100 को 200 करता है या 100 को 50 करता है, उसके अकॉर्डिंग आपका इंटरेस्ट एंड पेनल्टी भी ऊपर या नीचे होगा, राइट? तो उसके लिए सेक्शन 84 में उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया है। सो दैट इज 81 to 84. लेट्स डिस्कस। Okay, before jumping into that, just an important thing, this is not written in any section or any rule, right? But this is something which is a very important sword in our hand, so I would like to share, that is under protest. So सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है इंडिया सीमेंट्स का, मैं खाली हिंदी में बताता हूं आपको। इफ यू आर नॉट एग्री विद द डिमांड, आप एग्री नहीं करते हो कि ये जो आप मांग रहे हो मुझे पे करना है, बट कोई भी कारण से, कोई भी फैक्चुअल रीजंस के कारण मुझे इसको पे करना पड़ेगा, आई हैव टू पे इट टू यू बिकॉज यू आर डिमांडिंग इट, बट आई डोंट वांट टू डू इट। फ्रेंड्स, don't want to do it means I firmly believe that I don't need to do it, right? You are demanding it jabardasti, so I can pay that under protest. Now you ask me, Abhishek, पेमेंट तो 3B में करते हैं या फिर DRC 03 में करते हैं? There is nothing called under protest. So sir, under protest is a concept taken from erstwhile law and not written anywhere. So what I can humbly share is, you can just have a letter to the judicial officer with a proper clarity of your intent. You are paying this amount of tax on this 3B or through this DRC 03, and you are paying this under protest. It means in future, if the decision or a jury or a event comes and prove that you were right, you can always go and claim that. You can always go and claim that, right? Yes, ma'am, you can ask your query, then we will jump to the next slides. फ्रेंड्स, आज मैं थोड़ा सा ओवर टाइम करूंगा, राइट? क्योंकि कल का भी मेकअप करना है और बहुत बेसी नहीं है, बट थोड़ा सा मुझे ओवर टाइम लगेगा आपका, राइट?
So, sir, if I got notice on a 73 or 20 lakhs, I have a balance in electronic credit ledger 15 lakhs. Can this be used? Now, interest on this thing, would it be on 20 or 5? सो क्रेडिट लेजर में बैलेंस होना या नहीं होना ये आपकी बॉदरेशन है, डिपार्टमेंट की नहीं, राइट? वो 73 में आपका असेसमेंट करता है और आपको बोलता है कि 20 लाख का आपका डिमांड है। अब आपको 20 लाख का डिमांड पे करना है, राइट? अब आप अब आप उन चीज़ों को ला रहे हो कि जो भी इंटरेस्ट में फाइट चल रहा था कि इंटरेस्ट ग्रॉस पे लगेगा या नेट पे लगेगा। सो लेट्स से लेट्स से यू हैव टू सी कि वो डिमांड जो है वो कौन से इवेंट का है, वो कौन से ट्रांजैक्शन का है। अगर वो अगर वो 1 साल पहले का ट्रांजैक्शन का है और उस डेट ऑफ ट्रांजैक्शन से आपकी उतनी बैलेंस, मिनिमम बैलेंस क्रेडिट लेजर में है, then you can fight and not pay interest on gross and you can simply pay interest on net. But practically, and yes, it will be difficult to prove. So in that case, you have to pay the interest on the gross, that is 20 lakhs. That is 20 lakhs. I guess I have answered your query. Okay. As you said, we can pay tax and write a letter to judicial officer that it is under protest. So in case of notice of payment of interest on gross amount of GST received, and they said if not paid, they will initiate recovery proceeding under 79. So it is advisable to deposit the amount of interest under protest and wait for the amendment. Okay, yes, if you feel like you can do it, but मैम अब तो सेटल्ड हो गया लॉ, अब तो हाँ नोटिफिकेशन नहीं आया डेफिनेटली, बट सेक्शन 50 सबसेक्शन 1 का प्रोवाइजो आ गया है, विद इफेक्ट नोटिफिकेशन नहीं आया है, बट now the officers are understanding that they cannot demand. So if you go and talk to them, I guess they will agree, and you give them a submission, allow them. You reply the notices. If they are sending notices, you reply to the notices, giving the judgments, giving the extract from the GST Council meeting minutes, and just try to convince them that yes, it is something which is decided, and still they want and demand. Then yes, if you feel like you can go and pay it under protest, definitely. But again, you are opening a window जहां पर आपका पैसा वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो जाता है, right? So you have to take a call. You have to take a call. Right? So coming to section 83. It's a huge demand. Try and talk to the department, right? Just try and give them a written application, talk to them. If not, then yes, this is the last resort. This could be the last resort. Okay. I'll just rush. Okay. So March 3B20 which need to be filed 24 June, but I have more issue. मैम अभी मैं और क्वेरी नहीं दे रहा, प्लीज ऑफ ट्रैक हो जाएगा, है ना? ओके. सो सेक्शन 83 क्या बात करता है? सेक्शन 83 बात करता है प्रोविजनल अटैचमेंट का. किस सिनेरियो में? 62 जहां पर असेसमेंट जो कल बात किए थे, नॉन फाइलर्स. 63 assessment of unregistered person. 64 summary assessment. 67 जो आज बात की इंस्पेक्शन सर्च सीजर. 73 74. तो इन सब केसेस में वो बोलता है कि मैं प्रोविजनल अटैचमेंट कर सकता हूं टू प्रोटेक्ट द रेवेन्यू. Okay. The provisional attachment of the property of taxable person can be undertaken by the commissioner, and the only condition is that the commissioner should be of the opinion that for the purpose of protecting the interest of the government revenue, it is necessary, right? कमिश्नर को पता होना चाहिए कि अगर मैं प्रोविजनल अटैचमेंट नहीं करूंगा तो मेरा नुकसान हो जाएगा, डिपार्टमेंट को रेवेन्यू नहीं मिलेगा, इसलिए करेगा, अदरवाइज नहीं कर सकता. Such provisional assessment would be valid only for 1 year from the date of the order, right? एक साल ही वैलिड हो सकता है. That's it. अच्छा, again what we discussed वो उसका ही